ज़िंदगी में आपको कभी नहीं पता होता कि अचानक पलक झपकते में हालात बदल जाते हैं। और रात 3 बजे से मैं उठी हुई थी, दर्द हो रही थी बहुत सख्त। फिर मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ इमरजेंसी में आई और उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। और एडमिट होते ही मैं हमेशा चादर मांगती हूँ कंबल के नीचे लगाने के लिए, क्योंकि मुझे कंबल बड़ा अनहाइजीनिक लगता है। और कमरा बड़ा ज़बरदस्त मिला, बड़ी जी मैं सेट हुई। मुझे क्या पता था आगे होने क्या वाला है। खैर, था तो सही कि भाई शायद ऑपरेशन हो। आज सुबह सुबह मामा ने हमें ये सरप्राइज दिया है बिकॉज अपेरेंटली मामा को अपेंडिसाइटिस है। मामा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? A for appendicitis नया वर्ड आ गया। बट शी इज़ वेरी हैप्पी राइट नाउ बिकॉज ये है हमारा व्यू फ्रॉम द हॉस्पिटल बेड। लेट मी शो यू। कमरा इज रियली नाइस। मैं इधर सोने की कोशिश ही कर रही हूँ, हर 2 सेकंड बाद कोई आ जाता है। मैं तो 3 बजे से सोई नहीं। Yeah, they just don't let you sleep. या तो टेस्ट पे टेस्ट जैसे होते हैं हो गए। और अब बज रहे हैं 5:45। हमने वेट करना है। अब अगला मम्मा का टेस्ट होगा 8, 8:30 और फिर वो डिसाइड करेंगे कि इनकी सर्जरी आज होनी है या कल, या होनी भी आई या नहीं। या होनी भी है या नहीं। तो बहुत इंटेंशनल और माइंडफुल वे से डॉक्टर्स जो हैं आर डीलिंग विद द केस। दे आर कंसीडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। दे आर कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। तो ये है अपडेट्स, और अपडेट्स के साथ हम आएंगे फिर से। See you later. Bye. आपने तो फिजियोलॉजी वो चीज नहीं पढ़ी, हाँ ना। तो कैसे उसने किया? अच्छा, मामा मेरे से बहुत इम्प्रेस्ड हैं क्योंकि मैं एक चीज़ करती हूँ जो बिल्कुल इम्प्रेस होने लायक नहीं है, बिकॉज शी इज़ माई मामा एंड शी इज़ सो स्वीट। बेसिकली मुझे जो भी मामा की रिपोर्ट मिलती है ना, पहले और हमेशा से हम ये करते हैं कि ऑब्वियसली फिर हम उस पर अपनी रिसर्च करते हैं। इवन वन मामा वेंट थ्रू ऑल ऑफ हर कैंसर ट्रीटमेंट्स, तो बहुत मुश्किल होता था बिकॉज वी हैड टू गूगल ईच थिंग, और हमें हर चीज़ की डिटेल में जाना पड़ता था, एक्सपर्ट एडवाइस ढूंढनी पड़ती है, एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। तो अभी भी जब मामा की रिपोर्ट्स आ रही थी, सो नाउ आई यूज ChatGPT फॉर एवरीथिंग। और आज मैंने उसके लिए भी यूज़ किया, एंड इट वाज सो हेल्पफुल बिकॉज डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ना इज़ वेरी डिफिकल्ट, लाइक कुछ समझ ही नहीं आ रही होती है, एंड इट टेक्स यू अ व्हाइल टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। तो मैं उसकी पिक्चर ले लेके ChatGPT को भेजती हूँ, एंड देन ChatGPT काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स इट टू मी you know, in the way I want and I can understand. So I think, हाँ, I was asking you questions. and mama was asking me questions कि अच्छा ऐसे नहीं तो फिर ऐसे, तो मैं वो भी उसमें डालती हूँ, and as you know, helpful as ChatGPT is in everything, इसमें भी वो बहुत helpful रहा। बहुत ज्यादा। ये तो हमारे अपने फॉलोअर्स हैं, ये हमारे घर के लोग हैं। हाँ, तो इसमें तो कोई वो नहीं बात, लेकिन फैजान हंसता है कि तुम हर चीज़ ज़िंदगी की ChatGPT करती हो, एंड व्हाई नॉट। मतलब अब मैं उधर खड़ी हुई घंटा मुझे लग जाए वरना वो समझने में कि उस पेपर में क्या लिखा है, फिर मैं अपने किसी फ्रेंड को भेजूँ, फिर कोई मुझे कुछ वापस भेजे, फिर मैं उसको क्लियर करूँ। इस तरह ChatGPT के साथ आई एम एबल टू फाइंड आउट फॉरन से कि अच्छा क्या मतलब है। और फिर बाय द वे थोड़ी देर घंटों बाद जब डॉक्टर आया भी है तो उन्होंने भी वही बात बोली है जो हमें पता थी काइंड ऑफ, बिकॉज ऑफ ChatGPT। कंफर्म हो जाता है ना, कंफर्म हो जाता है, एंड सेकंड ओपिनियन आपको मिल जाती है। या और डॉक्टर्स की लैंग्वेज तो हमें नहीं समझ आती ना, सो वी वांट कि कोई हमें सही से समझाए कि भाई इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। या सो मैं ये याद कही थी कि सोचो मामा उस टाइम पे जब पापा वाज इन द हॉस्पिटल और हमें कुछ समझ ही नहीं आती थी, ChatGPT होता ना तब, तो फिर हमें पता लगता। सो एनीवेज ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बतानी थी कि ChatGPT जो है वो हमारे सारे फजूल कामों के लिए भी है, लेकिन सारी ज़रूरी चीज़ों के वक्त के लिए भी है, एंड इट वाज एक्चुअली रियली हेल्पफुल। सो और उससे भी ज्यादा जो अभी मैं आपसे पूछी थी कि ये कोई कैंसर का सेकेंडरी साइन तो नहीं है। तो अभी जब फिर रिपोर्ट्स आई तो फिर मैंने पिक्चर लेके ChatGPT को दिखाया, मैंने कहा इसका क्या मतलब है, तो
फिर उसने बताया कि ये प्रॉब्लम होगा, तो मम्मा ने फिर पूछा कि कुड इट बी कैंसरस, क्योंकि अब मम्मा को हर चीज़ पे ऑब्वियसली हम इसी तरह की परेशानी होती है। तो आई आस्क्ड इट, तो उसने मुझे एक्जैक्टली बताया कि क्यों नहीं और क्यों हाँ। ये वो या सो या ChatGPT ChatGPT is very helpful and you guys can use it too. मैं तो फैज़ान मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा, लेकिन मैं हर चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ और इसके लिए भी ज़रूरी है। सो यस, इट्स सो फनी कि मुझे ब्लॉग बनाने में शर्म आ रही है। एंड ChatGPT अब मम्मा कह रही है तुम जाओ ना, तुम घर जाओ ना, तुम घर जाओ ना। मैंने कहा मैं भी तो फ्री हूँ। जीजू को मैंने घर भेज दिया है, साजिमा आ गई है उसके पास। आई एम जस्ट हियर लाइक, मम्मा कीप सेइंग जाओ घर एंड आई एम लाइक क्यों? मैं कह रही हूँ जाओ घर, बेबी के पास जाओ। कह रही है नहीं, मैंने इधर ही रहना। हाँ मैं रात में जाऊंगी, लेकिन रात में बेसिकली शायद उनकी सर्जरी है। तो बहुत प्यारा लग रहा है आसमान, रुको दिखाती हूँ। वाओ, लुक एट दिस इज आवर व्यू राइट नाउ। नाइस 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 नाइस। मैं कॉफी पीने जाना चाहती हूँ। ये तो हम लग रहे हैं रूफटॉप पे आ गए हैं। बहुत प्यारा लग रहा है। दिस इज आवर व्यू, ड्रिप लगा के। और कोई बात, और ये तो एक्शन और सस्पेंस की बात है। सस्पेंस ये है कि आप 9 बजे डिसाइड करेंगे कि आज ऑपरेशन करना जी या नहीं। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो मेरे बगैर सोता नहीं है। मैंने इनको अपना मुफ्त मशवरा भी दिया है। क्या है वो? वो ये कि आज आराम सुकून से सब सोएं, पहले मुझे खाना खाने दें अच्छा सा। हाँ अच्छा, वो डॉक्टर आया मामा से बात करने। मामा कहती हैं वैसे मैं भी अच्छा आइडिया, आपने क्या बोला था? मैं भी मशवरा दे सकती हूँ वैसे, काफ़ी अच्छा अगर आपको चाहिए। असल में इफ इट्स अपेंडिक्स तो दे वांट कि वो फौरन करें ना। हाँ, लेकिन अगर अभी शक है और एंटीबायोटिक दे दिया आपने, तो फिर चिल करें सब और खाना खाएं, और उसके बाद सुबह। बेचारी मेरी मम्मा ने कुछ खाया भी नहीं है। मैं तो यहाँ पे हलीम, खिचड़ी, फ्रूट बैठ के खा रही हूँ। एंड मम्मा हैज नॉट ईटेन। इनका कैफे भी अच्छा है। कैफे भी अच्छा है। पीएफ हॉस्पिटल की जनाब हम थोड़ी सी पब्लिसिटी कर रहे हैं। अच्छा भी है और कुछ चीज़ों में काफ़ी कंफ्यूजन नहीं, मैं बताऊँ उसको भी मैंने एनालाइज किया। मुझे लगता है कि वो जो एक्शंस है ना इनके, एक दूसरे को बताते हैं आप ये करना है वो करना है, इट इज वर्बल। हाँ वर्बल करें, जबकि इट शुड बी रिटन। या दैट्स व्हेयर देयर इज कंफ्यूजन। या वैसे दे वेरी गुड। द रूम्स आर सो नाइस लाइक, एंड द व्यू पे तो हमारा व्यू इज रियली रियली नाइस। ओके बाय। हाँ जी, अब हम सेट हो। कल ही मैं लिख रही थी एक व्लॉग में कि आम लाइफ जो रूटीन वाले होते हैं उसका हमेशा अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और उसको वैसे ही इंजॉय करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे क्या पता था कि रात, अब मैंने वो जो लिखा है उसके कुछ ही घंटों बाद रात 3 बजे 3:30 बजे मुझे दर्दें शुरू हुई और ड्रामा शुरू हो गया दूसरा वाला। असल में मैं उठी हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने कहा भाई मुझे ड्रिप से निकालो, मैं थोड़ी फ्रेश होके आती हूँ, वज़ू करके आती हूँ, तो बस अब नमाज़ पढ़ के फिर ड्रिप लगा लूँगी। तो वलिया सारी रात मेरे साथ रही। रात 9 बजे जब डॉक्टर्स आए उन्होंने खुशखबरी दी कि ऑपरेशन नहीं होगा, और ये खुशखबरी दे के वो चले गए। ये नहीं बताया कि खाना कब खाना है। सुबह से भूखा ही रखा हुआ था, सुबह सवेरे हो गई और उसके बाद भी कोई खाने के आसार नहीं थे, नाश्ते के आसार नहीं थे। बड़ी ही मुश्किलों और जतन के साथ मैंने वो नाश्ता निकलवाया उनसे। फिर मैंने कहा मैंने नहीं यहाँ रहना, क्यों, बस अब हो गया सब कुछ। मैं बस फिर वापस मैंने उनका डिस्चार्ज शीट ली और मैं अपने घर की तरफ चल पड़ी।
और उन्होंने फिर मुझे ओरल मेडिसिन्स दिए, क्योंकि मैंने कहा कि बस मुझे आपकी ये ड्रिप्स वगैरह वो सुइयाँ इतने ज़ोर ज़ोर से खबो रहे थे कि मैंने कहा दिस इज़ इनफ। सैसल चौधरी के नाम पे ये सारा डिपार्टमेंट है और मुझे बहुत पसंद आया। सैसल चौधरी से हमने मिली भी हूँ, मुझसे बात भी हुई भी है, तो उनका इंटरव्यू भी है। और फिर घर में बड़ा ज़बरदस्त रिसेप्शन हुआ मेरा। इतना बड़ा मेरा बेटा। जी हाँ। अच्छा अब सुबह की बढ़िया। ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ बेस्ट। आज तो मेरा दिल चाह रहा है बस बाहर ही बैठूं, ये आराम से इस माहौल में। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? मेरे दिल का टुकड़ा है। हाँ? ये कौन आ हम गया? बाहर जा रहे हैं, हमने कहा हम आपको आपकी चीजें दे दें। अच्छा, ओए मेरा बेटा, अच्छा हमारा मारो मारो, ऐसे ऐसे। These are your थैंक यू, अमानत। थैंक यू माय बेबी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज क्या है? आज है 5th और फ्राइडे ऑफ सितंबर। यकीन नहीं आ रहा सितंबर हो गया। 6th और 7th अभी आ रही है और हम एग्ज़िबिशन भी करने लगे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं बैठी हूँ आज। मैंने अभी डिक्लेयर किया है कि मैं आई एम सपोज टू बी रेस्टिंग, और रेस्ट तो मैं कर ही नहीं पा रही। काम पे काम शुरू हो गए मैं सुबह से, तो अभी मैंने अपना वीकेंड डिक्लेयर कर दिया है, सिर्फ एग्जीबिशन पे काम होगा। और आज मैंने पेंटिंग भी की है, सो आई एम रियली एक्साइटेड। सडनली मतलब आई हैव ऑलवेज हैड विजन्स ना, और मुझे कुछ दिनों से मतलब एक विजन्स नहीं आ रहे थे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो फिर सडनली जब विजन आया तो मैंने कहा, होता ये है कि कोई भी क्रिएटिव आइडिया आता है वो थोड़ी देर के लिए आपके पास रहता है, आप अगर उसको कर लो तो कर लो, नहीं तो फिर वो किसी और के पास चला जाता है। तो खैर मैंने कहा आई एम गोइंग टू ग्रैब एवरी आइडिया दैट कम्स एंड आई एम गोइंग टू डू इट, सो आई एम गोइंग टू शो यू दैट पेंटिंग आल्सो। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। रात को रेड मून देखा। अच्छा, अक्सर ना कोई बड़ी चीज़ होनी होती है ना, तो मैं जब देखती हूँ ना, या मैं उससे पहले देखती हूँ जब चाँद बिल्कुल नॉर्मल होता है, या मैं उसके बाद देख रही होती हूँ। मतलब असल पॉइंट जो जिस पे वो मेन चीज़ होती है वो मिस कर देती हूँ। इस दफ़ा बड़ी पहली दफ़ा ज़िंदगी में कि मैं गई हूँ, मेरी फ्रेंड सादिया ने कहा कि अभी इस वक्त है, और मैं भागी गई बाहर, और बाहर जो मैंने देखा, लो। अच्छा, फिर मेरे घर में ना एक पॉइंट आता है, जैसे आप घर के अंदर से बहुत कम ही व्यू होता है, पूरे आसमान में से कितना चांस था कि वो चांद उस वक्त वहाँ आया हुआ हो, वही था। और इतना खूबसूरत वो लाल लग रहा था ना, इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल कि वो देख के बस दिल बाग बाग हो गया। अच्छा, फिर उसके साइड से ना वो ब्राइटनेस नज़र आ रही थी। पहले रेड था, वो ग्लोइंग मिस्टी सा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्लो सा, वो इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स हो रहा था, लूनर इक्लिप्स हो रहा था। ओह माय गॉड, इतना प्यारा कि मैं क्या बताऊँ। सो दैट वाज ब्यूटीफुल। अच्छा जी, मेरा तो हॉस्पिटल का जो ट्रिप था ना, उसने भी बहुत सारे उसके पहलू निकले, और समझ नहीं आती कि मैं आपसे कौन सी वाले की बात करूं और कौन सी की ना करूं। कुछ पर्सनल बैटल्स होते हैं, कुछ पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं ना, आपको कुछ चीज़ें समझ आने लगती हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है समझना और एक होता है रियलाइज़ करना, एहसास करना, किसी चीज़ को महसूस करना, किसी चीज़ को का इंकशाफ जैसे होता है ना, आपके ऊपर इंकशाफ होता है। तो इस तरह करके वो एक चीज़ आपके सामने है, आपकी ज़िंदगी में आपने सोचा कि ये यही है,
हम लोग बहुत जजमेंटल होते हैं। हम एक पहलू से देखते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई मैं तो बड़ी समझदार हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है और मैंने बिल्कुल जो कहा है वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। लेकिन कुछ सालों बाद आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल ही गलत थी। और एहसास कब होता है? जब आप उसी जगह पे होते हैं और आपके ऊपर वो चीज़ गुजरती है और आपको लग पता जा रहा होता है, और तब आप महसूस करते हो, रियलाइज़ करते हो कि वो जो फ़लाँ ने कहा था ना, वो बिल्कुल सही था। मैंने नहीं उसको समझा, मैंने सही समझा नहीं उसको। ये चीज़ इतनी ज़रूरी है। एक दफ़ा पहले भी अम्मी एडमिट हुई थी, बल्कि वही आखिरी दफ़ा था। तो अम्मी अभी मैं यखनी पी रही हूँ, साथ साथ आपसे बात कर रही हूँ। तो अम्मी कोई 7-8 दिन के लिए एडमिट हुई थी पीएफ हॉस्पिटल में। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें पता नहीं है मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है। तो मैं सोच रही अम्मी का तो वैसे ही हॉस्पिटल्स बड़े, शी हेटेड देम, और सख्त उनको नफ़रत थी हॉस्पिटल से। तो वेल हु लव्स इट, बट मम्मी तो कुछ हो जाए ना वो नहीं जाती थी हॉस्पिटल। वो पता नहीं क्या मसला था जिसकी वजह से। लेकिन द पॉइंट वाज कि द नर्सिंग स्टाफ वाजंट प्रोफिशिएंट इन डूइंग इंजेक्शंस और ड्रिप्स। ठीक है, एक दो दफ़ा इंसान अटेम्प्ट कर लेता है ये वो, लेकिन तकलीफ़ देना, बेहद तकलीफ़ देना। कुछ तो मैंने तब भी रिड्यूस करा लिए थे कि भाई रात 2 बजे आपको ब्लड टेस्ट लेने की क्या ज़रूरत है। खामखा पेशेंट मर खप के थोड़ा सा रेस्ट करता है तो फिर आप फिर तंग करने आ जाते। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे वो वाले ब्लड टेस्ट हटवाए एंड ऑल दैट। लेकिन जब अम्मी कह रही थी तो मुझे था कि तब मेरा ताज़ा कैंसर के ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ था। तो मैं दिल में सोचती थी कि अगर उन पे वो गुजरी होती, खुदा ना खास्ता, तो अल्लाह ना करे कभी भी। लेकिन मतलब मैं तो बेहद तकलीफ़ से निकली थी। तो लेकिन शिफा वाले बहुत केयरफुल है, कम से कम प्रिक्स वगैरह आईडीसी में आप जाओ बहुत एहतियात करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। ये लोग एहतियात नहीं करते। बीच में 2 लोग थे जो बहुत अच्छे थे, जिन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन बाकी जो यंग नर्सेस थी दे वर नॉट डूइंग इट वेल। ऊपर से वो थोड़ी सी ना क्रूड थी। और भाई विद नीडल इंसर्टेड इन योर बॉडी, तो सुई आपके अंदर खुली हुई है, उसके बाद आप पीछे से हिला रहे हो किसी वजह से भी, जो भी, इट इज़ टेरेबल। ऊपर से मैं सीटी स्कैन के अंदर घुस जा रही हूँ, वो मूव कर रही है, मूव करते हुए ऊपर उसके वो कैनोला में से डाल रहे हैं। भाई उसको रोक लो थोड़ी देर के लिए, पहले उस वक्त लगाएं और स्लोली करें। क्यों इतने तेज़ किए? मेरी लिटरली चिफ़ें निकल रही थी जिस तरीके से काम हो रहा था। तो आई वॉज़ वेरी वेरी अपसेट। और तब मुझे एहसास हुआ कि अम्मी ने जो मुझे इतने साल पहले बात की थी वो उसका क्या मतलब था। तो मुझे इतना दुख हुआ लिटरली। मुझे रात को पहले ही मैं एक रात तो वैसे नहीं सोई अपने पेट के दर्द की वजह से, और दूसरी रात में इसलिए नहीं सो सकी क्योंकि ये ड्रिप और इंजेक्शन्स की दर्द से। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे दर्द और तकलीफ़ हुई कि मैंने अपनी अम्मी का एहसास नहीं किया। और उस वक्त मैंने आई डोंट नो, आई डिडंट रियलाइज़ कि वो कितनी तकलीफ़ में थी। तो ये हम सोचते हैं हाँ भाई बुज़ुर्ग हैं, उनका सब्र कम हो जाता है ये वो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाकी जब हो रहा होता है तो उसमें शी इज़ ऑलवेज़ बिन वेरी गुड विद नर्सेस। मैं ये नहीं कहती कि नर्सेस अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, बड़े खलूस, बड़े बिहेवियर, बहुत अच्छा। लेकिन आप अच्छे बिहेवियर के साथ अगर खबो रहे हो एक चीज़ आपके जिस्म में, तो बात तो ना बनी ना। असल स्किल जो है ना आपका, दैट इज़ व्हाट मैटर्स, कि जिस काम के लिए आप आए हैं वो काम सही है। ये चीज़ मैं आपके साथ ज़रा शेयर करना चाह रही थी। और मैंने फिर जो मुझे पसंद आई बात वो ये थी कि हॉस्पिटल स्टाफ ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया। उनके जो कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट थे उनके हेड आए मेरे पास, उन्होंने मुझे एक पूरा परफॉर्मा दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आपको जो जो चीज़ें सही नहीं लगी आप लिख के दें। तो वो मैंने फिर लिख के दिया। तो मुझे सबसे बड़ा जो उनका था ना एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव लगा, और तभी तो वो इतने बेहतर हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। हमारे ज़माने में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बहुत अब अच्छे हो गए, बहुत बेहतर हो गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने कहा ये मेरी चीज़ है,
पीएफ को मैं ओन करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो बेहतर हों, और इसीलिए आप क्रिटिसिज्म या जो भी करते हो अपने करते हो। जैसे आपका बच्चा कोई चीज़ गलत करता है या आपका अपना डिपार्टमेंट कोई चीज़ करता है तो वो आपको दुख होता है, ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि वो फले फूले या जो भी है वो पेशेंट्स अच्छी तरह रहे। So that was the main thing. Another thing which I really was very upset about was कि एक डॉक्टर ने मुझे 24 आवर्स किया था विदाउट फूड एंड वाटर, और पानी के बग़ैर उन्हें मुझे कोई 15-16 घंटे बग़ैर पानी भी था और खाना भी था। सो 24 आवर्स आई वॉज इन पेन ऑल्सो एंड आई वॉज इन, खैर पेन तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। जो ही मैं गई तो उन्होंने ड्रिप्स लगाई थी, पैरासीटामोल की ड्रिप लगाई थी और बहुत अच्छी तरह वो कंट्रोल कर लिया था। लेकिन फिर उन्होंने ये नहीं बताया कि किस वक्त खाना देना है पेशेंट को, बताया ही नहीं। अब वो एक्सेसिबल ही नहीं हो रहे। मैंने कहा देखो मोबाइल का ज़माना है, अब मुझे भूख लगी है, मैं 24 घंटों से कुछ नहीं खाया और मोस्ट ऑफ दैट टाइम मैं पानी के भी बगैर रही हूँ। चलो ड्रिप लगी हुई थी, वो भी थोड़ी देर के लिए थी, बाद में आधी रात को तो मैंने ड्रिप हटवा दी थी क्योंकि मुझे दर्द इतनी ज़्यादा हो रही थी वो नीडल से। सो एनी हाउ द पॉइंट वॉज के मरीज़ के बारे में डॉक्टर शहनाज का जो मेरा पॉडकास्ट है उसमें उन्होंने कहा था कि अपने पेशेंट को इस तरह देखें कि जैसे आप उसकी जगह पे बैठे हों। तो वो यही कह रही थी कि अल्लाह का एक ये चीज़ है कि आप उधर बैठे हो और दूसरा उधर बैठा है, तो इट कुड हैव बीन द रिवर्स। सो व्हेन यू आर डीलिंग विद अ पेशेंट यू हैव टू रिमेंबर देम एंड कंसिडर देम। सो टू मीट अ डॉक्टर इट टुक अस 7 hours टू मीट द डॉक्टर। और शुक्र है कि पीछे से फिर एक मैसेज, मैंने बहुत सख्त शोर मचाया, मैंने कहा मैं तो गाड़ी में बैठ के मैं तो जा रही हूँ, आई रिफ्यूज़। लेकिन फिर मुझे पेपर्स चाहिए थे, जो उनके पास मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े थे, तो वो तो उनके पास होने चाहिए थे, वो मुझे लेके जाने थे, सारे टेस्ट वगैरह हुए थे। तो एनी हाउ आई वॉज इन क्वाइट अ डिलेमा एंड इट वॉज़ अ वेरी टफ टाइम दैट आई स्पेंट ओवर देयर। तो अल्लाह खैर करे और सबके लिए बेहतरी करे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने तो पीछे ही पड़ गई एक पॉइंट के। देखें मेडिकल जो एलोपैथी होती है उसमें कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकती जब तक उसमें इंजेक्शंस ना हो, उसमें से ब्लड सैंपल ना लिया जाए हमसे, पेशेंट से, और ड्रिप्स ना लगें। ये इन 3 चीज़ों के बगैर ये एलोपैथी तो चलती ही नहीं है। तो द आई थिंक वन ऑफ द बेसिक स्किल्स जो एक नर्स की होती है वो यही है कि इंसान अच्छी तरह टीका दे सके। उसका ये आप देखो कि देर आर उसका ये प्रॉपर प्लेस होती है। सबसे बड़ी ये कि ये नहीं कि उठते बैठते इधर उधर चलते फिरते कर रहे हैं, जनाब जी टीका लगा रहे अगले को। वो एक जगह पे उसको बिठाते हैं, उसका बाजू के लिए प्रॉपर जगह होती है, एक तरीके से तहम्मुल से। और जो पेशेंट मैंने देखा है जो नर्सेज अच्छी तरह करते हैं, वो उनका एक फोकस होता है जो सिर्फ बाजू की तरफ होता है, और वो एक तरीके से तहम्मुल से फोकस के साथ उसको करते हैं। सो एक स्किल डेवलपमेंट की बात है, इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे क्यों ये चीज़ महसूस हुई जब मैं अम्मी की वाली बात पे तकलीफ़ हो रही थी मुझे, उसके बाद जब मैंने सोचा तो आज से 13 साल पहले जब मेरे शौहर अपने लिटरली डेथ बेड पे थे CMH में, VIP वार्ड में, CMH रावलपिंडी में, वहाँ भी यही हाल था। और आदमी होने के नाते वो बोल भी नहीं सक रहे थे, जैसे एज ए लेडी तो मैं शोर मचा सकती थी या कुछ, वो नहीं कर रहे थे। तो मैं इत्तेफाक अव्वल तो मुझे कोई उनके करीब ही नहीं जाने देता था, ना मैं उनके करीब जाके बात कर सकती थी प्रॉपर्ली। तो खैर एक कोई लम्हा आया था जब हमें मिला, तो ही टोल्ड मी कि इस बेदर्दी से नर्सेज यूँ करके वो नीडल निकालती हैं कि ज़रा उनको होश नहीं होती कि पेशेंट को कितनी तकलीफ़ हो रही है। अब अगर उनको पता भी है ही इज़ अ पर्सन हु इज़ ऑन हिज डेथ बेड, एक शदीद वर्स्ट टाइप ऑफ कैंसर में है वो,
और उनके साथ आप ये सलूक कर रहे हो। कम से कम अपना काम तो ऐसा करो, आप उसको तकलीफ़ को ऐड तो ना करें ना उसके अंदर। तो मेरे तो आदमी जो होता है वो फिर खामोशी रहता है, वो फिर सब कुछ बर्दाश्त ही किया जाता है। कई दफ़ा जी उनका खून निकल रहा होता है, कई दफ़ा वो बार बार कर रहे होते हैं। ठीक है, मजबूरी है, करना पड़ता है, लेकिन तरीके से करें, तहम्मुल से करें, कम से कम तकलीफ़ के साथ करें। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो आई हैव बीन सीइंग, मैंने अपने हस्बैंड को देखा, अपने फादर को देखा। मेरे फादर बहुत ब्रेव सोल्जर थे, आर्मी के थे, तो उन्होंने तो चूँ नहीं करनी। लेकिन मुझे आज, मैं अपने बैटमैन से बात करी थी, साबिर जो उनके साथ रहते थे हॉस्पिटल में, कहने लगा बाजी मैं खुद देख रहा था कि कई दफ़ा वो इतनी बेदर्दी से कर रही होती थी। वो तो मेरे वालिद इस तरह के थे कि वो बात ही नहीं करते थे, उन्होंने कभी उफ तक नहीं की, पक्का सोल्जर थे। लेकिन इसका ये तो नहीं मतलब कि एक इंसान पहले तकलीफ़ में है, ज़ईफ़ है, 90 साल की उम्र का एक पेशेंट है, और आप उसके साथ इतनी बेदर्दी से पेश आ रहे हैं। इवन अ पेशेंट हु इज़ इन कोमा, उसके साथ भी ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि साबिर ये भी याद दिला रहे थे कि एक वक्त ऐसा था कि CMH में मेरे वालिद को, उनका बहुत ज़्यादा हेविली स्टाफ थे, तो साथ में जो पेशेंट था वो असल में कोमा में था, वो बेहोश था बिल्कुल ही पक्का। तो वो कहते हैं कि इतनी बेदर्दी से स्टाफ आके उनको ट्रीट कर रहा होता था कि कहते हैं मैंने खुद उनको कहा कि ये कम से कम उसका ध्यान तो रखो, क्या पता वो महसूस भी करे, और अगर नहीं भी कर रहा तो कम से कम आप तो उसके साथ जालिमाना रवैया ना पेश करें। तो दिस इज़ व्हाट आई रियली वांटेड टू से। तो जनाब, आप डॉक्टर बन रहे हैं या नर्स या एनीथिंग इन द मेडिकल सिस्टम, आप प्लीज़ अपने स्किल्स अच्छी तरह वो करें, शुड हैव अ ग्रिप ओवर व्हाट यू हैव टू डू एंड try to be caring and look after your patients better, please. अच्छा, एक चीज़ मैं स्पेशली देना चाहती हूँ, डॉक्टर्स ने, सर्जन ने जिस तरीके से तहम्मुल से उन्होंने मेरा जो है केस को हैंडल किया, उस तरह से हाउ दे डायग्नोज्ड इट, एवरीथिंग वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अपेंडिक्स। और कोई एक इनएक्सपीरियंस डॉक्टर होता तो वो फ़ौरन ही मेरी ऑपरेशन कर देता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उसके बाद मेरे फेवरेट फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर महमूद अहमद, तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक सर्जन जो है वो 5 साल लगाता है सर्जरी सीखने में, लेकिन उसके बाद 10 साल लगाता है ये सीखने में कि कब उसने सर्जरी नहीं करनी। ये बहुत ज़रूरी पहलू है। Okay then, all the best. Too much heavy talk, sorry.